हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान विषय के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के साथ पुनः हाजिर हुई हूँ। ये सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में मैंने शामिल किया है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें इसे एग्जाम में आने की पूरी संभावना बन रही है फ्रेंड्स कि 2019 के डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, जिसको बीटीसी भी बोलते हैं, उसके थर्ड सेमेस्टर के पेपर में आने की पूरी संभावना है इन क्वेश्चंस की। इसलिए आप वीडियो पूरा देखें, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करें फ्रेंड्स, और बहुत ही ध्यान से 1 से 2 बार वीडियो को वॉच करेंगे तो आपको पूरा क्वेश्चन ठीक से लर्न हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन है, वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनसे संबंधित अंगों के नाम बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे अंग तंत्र और एक तरफ लिखेंगे संबंधित अंग। तो अंग तंत्र में है, पहला अंग है पत्ती। वनस्पतियों में पत्तियां पाई जाती हैं और पत्तियों के संबंधित अंग होते हैं पर्णाधार, पर्णतंत्र और पर्णदल। पर्णदल को फलक भी बोलते हैं। सेकंड नंबर पे वनस्पतियों में पाया जाता है फ्रेंड्स जड़। जड़ों से संबंधित अंग है मूल गोप, वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम। और तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स तना। तनों का संबंधित अंग है फ्रेंड्स पर्व तथा पर्व संधियां। चौथे नंबर पे जो है वनस्पतियों में पाया जाता है पुष्प, और पुष्प में पाया जाता है, पुष्प का जो संबंधित अंग है वो है बाह्य दल पुंज, पंखुड़ियां और स्त्री केसर। तो ये सभी अंग तंत्र हैं वनस्पतियों के और उनसे संबंधित अंग है। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण बताइए। तो इसका आंसर लिखेंगे, प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण निम्न प्रकार है। पहला लक्षण है, इनकी लगभग 50,000 जातियां हैं जो अलवड़ जल, स्थल एवं समुद्री जल में वास करती हैं। इसकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में रहती हैं। ये इसका पहला लक्षण है फ्रेंड्स। दूसरा लक्षण है, ये सरलतम रचना वाले एक कोशिक एवं सूक्ष्मदर्शी जीव हैं। ये आद्य, जिसको प्रिमिटिव बोलते हैं, तथा जीव द्रव्य श्रेणी के जंतु रहते हैं। तीसरा है फ्रेंड्स, अधिकांश एकल तथा कुछ निवह में रहते हैं। निवह के सभी जंतु समान तथा स्वतंत्र होते हैं। चौथा नंबर पे है फ्रेंड्स, इनका शरीर असममित, द्विपार्श्व सममित, अरीय सममित व गोलाकार सममित होता है। पांचवें नंबर पे है फ्रेंड्स, जीवन की सभी क्रियाएं एक ही कोशिका के अंदर होती हैं। 6 नंबर पे है फ्रेंड्स, शरीर में एक या एक से अधिक केंद्रक होते हैं। केंद्रक एक रूपी या द्विरूपी होते हैं। 7 नंबर पे है फ्रेंड्स, पोषण प्राणिशम, कसाब या सीलिया होते हैं। कुछ में इनका अभाव होता है। और 8 नंबर पे है फ्रेंड्स, गुदा एवं मुख निश्चित छिद्रों के रूप में नहीं होते हैं तथा पाचन क्रिया अंतः कोशिकी होता है। तो ये सभी प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, ईंधन कितने प्रकार के होते हैं, इनके क्या उपयोग होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसके आंसर में लिखेंगे, ईंधन निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है घरेलू ईंधन, लकड़ी, कोयला, केरोसिन, जिसको मिट्टी का तेल भी बोलते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी बोलते हैं, आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले घरेलू ईंधन है। दूसरे नंबर पे है औद्योगिक ईंधन। औद्योगिक ईंधन में आते हैं पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस, जिसको सीएनजी बोलते हैं, आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। तीसरे नंबर पे है फ्रेंड्स इंजन ईंधन। इंजन ईंधन के अंतर्गत है पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि विभिन्न प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त ईंधन है, इंजन ईंधन कहलाते हैं। 4th नंबर पे है फ्रेंड्स रॉकेट ईंधन। रॉकेट ईंधन के अंतर्गत है मेथिल हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन आदि के जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है। लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिकों के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत जो अब समाप्त हो रहे हैं, उनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि का भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग हो रहा है।
नंबर 4 है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे आवर्तकाल, जिसको पीरियोडिक टाइम भी बोलते हैं, यह निश्चित समयांतर जिसमें आवर्त गति करने वाली वस्तु उसी बिंदु पर उसी दिशा में जाने वाली स्थिति में पुनः आ जाती है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं। मतलब कोई वस्तु अगर गति करे, जैसे मान लीजिए ये वस्तु है और ये गति कर रही है, ये गति कर रही है और ये यहां से यहां गई ऐसे, और इसी अवस्था में पुनः ये यहीं पर वापस आ जाए। जैसे यहां से ये वस्तु गई, ये इस तरह से ऐसे गति कर रही है और फिर वापस इसी अवस्था में पुनः यहाँ पे वापस आ जाए, तो इसी को आवर्तकाल कहते हैं। मतलब पुनः उसी स्थिति में वापस आ जाती है, उसे आवर्तकाल कहते हैं। इसे अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक सेकंड है। दूसरे शब्दों में कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उस कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। मतलब ये एक कंपन, मतलब ये पहले यहां से यहां गई फिर पुनः यहां वापस आई, तो ये एक कंपन यहां से यहां तक, ये एक कंपन हुआ ये यहां से यहां तक, तो ये एक कंपन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे ही आवर्तकाल कहते। गोलीय दर्पण के 5 उपयोग लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये डीएलएड 2017 में पूछा गया है। तो इसका आंसर है गोलीय दर्पण के उपयोग। आप हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे गोलीय दर्पण के उपयोग निम्नवत है। पहला, कार, बस या ट्रक के चालक के पास बाहर दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। मतलब जो कार, बस या ट्रक के जो चालक हैं तो उनके बाहर जो है दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है, दाईं ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है। मतलब इसकी सहायता से जो चालक होता है, सीट पर बैठा होता है, वो इस दर्पण में देखता है कि पीछे कौन से वाहन आ रहे हैं और उन्हें देखकर वो सतर्क हो जाता है। तो ये जो है गोलीय दर्पण ही होता है। दूसरा है फ्रेंड्स, सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों को परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। मतलब सड़क पर जो है प्रकाश की किरणों को जो है अधिक से अधिक क्षेत्र में, मतलब अधिक से अधिक दूरी पर फैलाने हेतु जो है लैंप जो लगे होते हैं, लैंपों को परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। तो ये भी गोलीय दर्पण का मुख्य उपयोग है। तीसरा है, सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब सूर्य से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है उनको केंद्रित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। फोर्थ उपयोग है फ्रेंड्स गोलीय दर्पण का, मोटर वाहनों की बत्तियों में टार्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक प्रयोग किए जाते हैं। तो ये भी मोटर वाहनों में भी ये उपयोगी है गोलीय दर्पण। और पांचवा है, दाढ़ी बनाने में स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो लोग सेविंग वगैरह कराने जाते हैं नाई की शॉप पे, तो वहां पर स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए जो है उसकी शॉप पर अवतल दर्पण या गोलीय दर्पण जिसको हम बोलते हैं उसी का प्रयोग किया जाता है, ताकि बस व्यक्ति का प्रतिबिंब जो है उसमें स्पष्ट और साफ दिखाई दे, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो ये क्वेश्चन भी डीएलएड 2017 में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर लिखेंगे, ऐसी परिस्थिति जिनमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला बल सामान्य से अधिक होता है। मतलब कि रक्त के द्वारा धमनियों पर जो बल लगाया जाता है फ्रेंड्स वो सामान्य होना चाहिए किसी व्यक्ति का। तो अगर वो सामान्य से अधिक बल लगता है तो क्या होता है, उच्च रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। और अगर सामान्य से कम बल लगता है तो निम्न रक्तचाप की बीमारी, मतलब लो ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, और उच्च रक्तचाप को बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। तो अगर सामान्य से अधिक बल लग रहा है धमनियों पर तो उच्च रक्तचाप हो जाता है, मतलब हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो रक्तचाप बीमारी के कारण, मतलब उच्च रक्तचाप बीमारी के क्या कारण है। तो पहला है
व्यस्त जीवन शैली का होना, मतलब आदमी का जो बिजी लाइफ हो गया है, बिजी शेड्यूल हो गया है पूरा, वो उसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है आहार का खराब होना, जो लोग खराब खान पान जिनका रहता है, जैसे ज्यादा ऑयली खाते हैं, ज्यादा बाहर की चीजों पर डिपेंडेंट रहते हैं, उनमें भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या देखी जाती है। तीसरा है तनाव का होना, जो लोग काफी स्ट्रेस लेते हैं, काफी तनाव में रहते हैं, उनका भी हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, प्रकाश का अर्थ तथा प्रकाश के स्रोत समझाइए। तो प्रकाश, पहले तो इसमें डिफाइन करना है कि प्रकाश क्या है और प्रकाश के स्रोत क्या क्या है। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश जिसको आप लाइट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तु के देखने में सहायक है, मतलब वस्तुओं को जो देख सकते हैं प्रकाश के द्वारा ही। रात में अगर हम किसी वस्तु को देखना चाहते हैं, अंधेरा है, तो प्रकाश ही काम में आता है जिसके द्वारा आप वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश के स्रोत या सोर्स ऑफ लाइट क्या क्या होते हैं? जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रकाश स्रोत कहलाती, मतलब जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्पन्न होता है वे सभी वस्तुएं प्रकाश स्रोत कहलाती हैं। प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, मतलब दिन के समय में सूर्य के द्वारा ही चारों ओर प्रकाश रहता है, किसी लाइट की जरूरत नहीं रहती है, सूर्य ही पर्याप्त है, बहुत ज्यादा प्रकाशित करता है पूरे ब्रह्मांड को। तो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो सूर्य है। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार का होता है। पहला है प्राकृतिक स्रोत, मतलब जो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त स्रोत है वो प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है, और दूसरा होता है कृत्रिम स्रोत, मतलब जो मनुष्य द्वारा बनाया जाता है प्रकाश का स्रोत, वो कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत आता है। पहला प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? पहला है सूर्य, सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है। फिर आपका दूसरे नंबर पे आता है चंद्रमा, जो रात में थोड़ा बहुत प्रकाश चंद्रमा से प्रकाशित होता है। उसके बाद आता है तारे, और जुगनू जो एक कीड़ा है जुगनू, उसमें भी प्रकाश होता है, ये प्राकृतिक स्रोत के अंतर्गत आता है। तथा कुछ समुद्री मछलियों में भी प्रकाश होता है, तो वो भी प्रकाश का स्रोत है। आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। दूसरा नंबर है फ्रेंड्स कृत्रिम प्रकाश स्रोत। तो कृत्रिम प्रकाश स्रोत में क्या क्या आता है? ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स कृत्रिम प्रकाश स्रोत में क्या क्या एग्जांपल्स आ सकते हैं? जैसे जलती हुई मोमबत्ती मानव निर्मित है और ये कृत्रिम प्रकाश स्रोत है। दूसरा है आपका मिट्टी के तेल का लैंप, और तीसरा है आपका दीपक जो दीपावली में आप जलाते हैं दीपक, वो भी है। चौथा है आपका टॉर्च होता है, सौर लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, CFL तथा पेट्रोमैक्स। तो ये सभी कृत्रिम प्रकाश के स्रोत के अंतर्गत आते हैं जो मनुष्य द्वारा निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, परम आर्द्रता का आशय स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा परम आर्द्रता, जिसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बोलते हैं इंग्लिश में। तो किसी भी ताप पर वायुमंडल के 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, किसी भी ताप पर वायुमंडल के 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। मतलब कोई भी टेम्परेचर हो और वायुमंडल में 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसी को परम आर्द्रता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, फ्यूज से क्या अभिप्राय है? साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं? तो ये आपका क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर होगा परिपथ जिसको सर्किट बोलते हैं का एक संरक्षात्मक मतलब प्रोटेक्टिव अवयव है, जो एक निश्चित मात्रा से अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत का प्रवाह रोक देता है। मतलब अगर निश्चित मात्रा से अधिक धारा का प्रवाह हो रहा है तो परिपथ में विद्युत के प्रवाह को वो रोक देता है फ्यूज। और साधारण हीटर में तथा फ्रिज में 5 से 10 A तक फ्यूज लगाते हैं, मतलब साधारण एम्पियर तक जो है इसको फ्यूज लगाते हैं 5 से 10।
क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, प्रकाश के परावर्तन के नियमों को चित्र बनाकर बताइए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आपके विगत कई वर्षों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन। तो इसका आंसर होगा परावर्तन के प्रकार। परावर्तन दो प्रकार का होता है, पहला आपका नियमित परावर्तन तथा दूसरा अनियमित परावर्तन। तो नियमित परावर्तन के अंतर्गत लिखेंगे कि चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन किसी एक दिशा में होता है, मतलब जो चिकनी सतह पर परावर्तन होता है उसे नियमित परावर्तन कहते हैं और यह परावर्तन किसी एक दिशा में होता है। जैसे समतल दर्पण पर परावर्तन, जैसे ये मान लीजिए आपका समतल दर्पण है, तो यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही हैं और इधर से परावर्तित होकर प्रकाश की किरणें एक ही दिशा में सारी किरणें जा रही हैं और ये एक ही दिशा में सारी किरणें दर्पण पर पड़ रही हैं और यहाँ से परावर्तित होकर एक ही दिशा में ये बाहर लौट रही हैं दूसरी दिशा की ओर। तो ये जो है समतल दर्पण पर परावर्तन का चित्र है फ्रेंड्स। और दूसरा है फ्रेंड्स आपका सेकेंड नंबर पे है फ्रेंड्स अनियमित परावर्तन। तो अनियमित परावर्तन मतलब इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो खुदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह सभी दिशाओं में अनियमित रूप से हो सकता है, मतलब जो अनियमित परावर्तन होता है वो किसी भी दिशा से खुदरी सतह पर होता है और नियमित परावर्तन क्या होता है वो एक ही दिशा से होता है और नियमित परावर्तन जो है किसी भी दिशा से ये सभी दिशाओं से होता रहता है। तो जैसे लकड़ी की तख्ती से परावर्तन, अगर लकड़ी की कोई तख्ती है उससे परावर्तन होना, जैसे मान लीजिए आपका लकड़ी की तख्ती है तो ये आपकी का परावर्तन जो है सभी दिशाओं से हो रहा है, तो ये आपका अनियमित परावर्तन का उदाहरण होगा। इस तरह से आप चित्र में दर्शा सकते हैं ये आपका अनियमित परावर्तन। जैसे ये आपका खुदरा लकड़ी की तख्ती है, खुदरी, ये खुदरी हुई है पूरी, ऐसे खुदरी खुदरी है और इधर से प्रकाश आ रहा है, इधर से प्रकाश आ रहा है, तो परावर्तित कहीं इधर हो रहा है, कहीं इधर परावर्तित हो रहा है, कहीं यहाँ से यहाँ परावर्तित हो रहा है, मतलब कोई एक निश्चित दिशा नहीं है, सभी दिशाओं में ये परावर्तन हो रहा है, तो इसलिए ये अनियमित परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, प्रयोग द्वारा समझाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। और आपको आर्किमिडीज का सिद्धांत मैं यहाँ बता रही हूँ और एक वीडियो में मैंने आपको प्लवन का सिद्धांत भी बताया, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स। और वो भी साइंस का वीडियो, जरूर सारे वीडियो आप वॉच करें। साइंस के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे ला रही हूँ जो डीएलएड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत को कैसे समझाना है, प्रयोग द्वारा इसको समझाना, मतलब डायरेक्ट आपको सिद्धांत नहीं लिखना है, प्रयोग करके आपको सिद्धांत को बताना है। तो इसमें कैसे प्रयोग करेंगे फ्रेंड्स, इसको ध्यान से आप समझिए। इसका आंसर लिखेंगे, पहला नंबर क्या प्रयोग का होगा, लोहे के हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट करें। मतलब कि लोहे के एक हुक लगे एक बेलन को जो है स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट कर लें। दूसरे नंबर पे है, कांच का एक टोटीदार बर्तन ले, मतलब ऐसा कांच का बर्तन ले जिसमें टोटी लगी हुई हो। तो कांच का एक टोटी वाला बर्तन लेना है और इसे टोटी के स्तर तक जल भरे, मतलब जहां तक टोटी है आपकी वहां तक आपको उस बर्तन में जल भरना है। जहां तक टोटी है उस बर्तन में वहां तक इसमें जल भरे। फोर्थ है, टोटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलिथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से भरे बर्तन से निकला पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। मतलब टोटी जो है वहां से एक थैली जो है इस प्रकार समायोजित करना है आपको कि जो पानी जो इस मतलब कांच की नली से जो पानी निकल रहा है, मतलब इस टोटी से जो पानी निकल रहा है वो इसके अंदर समायोजित हो जाए, मतलब थैली में सारा पानी एकत्र हो जाए। इस तरह से इसको समायोजित करना है कि ये पानी जो है जो निकले वो सब थैली में एकत्र हो जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस से लटके लोहे के बेलन को धीरे धीरे पानी के अंदर डुबोएं। अब जो है उसे क्या करना है, पानी के अंदर धीरे धीरे डुबोना है। अगला प्रयोग हम करेंगे, लोहे का बेलन पानी में डुबाते जाने पर पानी निकलकर थैली में भरता जाएगा। मतलब जैसे जैसे लोहे का बेलन हम पानी में डुबाएंगे तो उसमें से पानी निकलकर थैली में भरता जाएगा।
तो बेलन को धीरे धीरे नीचे करते हुए पानी में पूर्णतः डुबा देते हैं। मतलब बेलन को जो है धीरे धीरे नीचे करेंगे और पानी में पूर्णतः उसको डुबा देंगे। तो इसका क्या परिणाम होगा? जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतया या आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। तो अगर कोई वस्तु जो है किसी द्रव में पूर्णतः मतलब पूरी तरह से या आंशिक रूप से मतलब थोड़ी आधा मतलब डुबाई जाए आधा ना डुबाई जाए डुबाई जाती है तो उसके भार में क्या आती है? वस्तु के भार में कमी आती है। भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जो कमी आती है वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। इसके नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। तो ये प्रयोग से क्या हम निष्कर्ष निकला कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उस वस्तु के भार में कमी आती है और भार में यह कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। मतलब जो वस्तु द्वारा हटाया गया द्रव है उसके भार के बराबर ही कमी आती है। और ये सिद्धांत का खोज किसने किया था? यहां से यहां तक ये सिद्धांत है आर्किमिडीज का। और ये सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इसे ज्ञात किया था। मतलब इस सिद्धांत को ये सिद्धांत मेन सिद्धांत है फ्रेंड्स। इस पूरे निष्कर्ष इस पूरे प्रयोग के द्वारा ये सिद्धांत निकला है। तो इसे जो है सबसे पहले यूनान देश के वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने ज्ञात किया था। इन्हीं के नाम पर इसे आर्किमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। गैस क्या होती है? तो ये डीएलएड 2017 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा कोल गैस। आप हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत लिखेंगे यह हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड मेथेन एथिलीन एसिटिलीन आदि का मिश्रण है। कोल गैस ईंधन एवं प्रदीपक के रूप में प्रयुक्त होती है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एथिलीन एसिटिलीन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। मतलब गैस में जो उपस्थित होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? एथिलीन और एसिटिलीन के जलने से क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, प्रकुंचन दाब क्या है? ये भी क्वेश्चन डीएलएड 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्तदाब या बीपी जिसको ब्लड प्रेशर भी बोलते हैं। मतलब हृदय में प्रकुंचन जब होता है तो यह दाब अधिक होता है तथा हृदय में शिथिलन जब होता है यह दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसे रक्तदाब या बीपी कहते हैं जिसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था है प्रकुंचन दाब। प्रकुंचन दाब यह रक्तदाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था प्रदर्शित करती है। मतलब प्रकुंचन दाब जो होती है वो रक्तदाब की क्या होती है? ऊपरी सीमा होती है जो हृदय संकुचन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। अगला है फ्रेंड्स शिथिलन दाब। शिथिलन दाब के अंतर्गत हम लिखेंगे यह रक्त की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। तो शिथिलन दाब क्या होता है? यह रक्त की जो है निचली सीमा होती है और जो हृदय शिथिलन की अवस्था को प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाले पदार्थ का नाम लिखिए। ये क्वेश्चन भी डीएलएड 2017 में पूछा गया मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा द्रवित पेट्रोलियम गैस जिसको एलपीजी भी बोलते हैं के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मारकैप्टन जिसको C2H5SH बोलते हैं मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन एवं प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो कि गंधहीन होती है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मरकैप्टन जिसका रासायनिक नाम सूत्र है C2H5SH को मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्यतः आइसोब्यूटेन व प्रोपेन गैसों का मिश्रण होती है जो कि गंधहीन होती है। मतलब ये एलपीजी आपकी कौन सी गंधहीन गैस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, क्रांतिक कोड से क्या अभिप्राय है? लिखिए।
तो ये भी डीएलएड 2017 में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा कांच से वायु में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन हो जाता है। चूंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है, तब अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। यदि आपतन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक ऐसी स्थिति आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। मतलब जब आपतन कोण का मान बढ़ाया जाता है तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। इस दशा में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति के आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस तरह से आप क्रांतिक कोण का डिफिनीशन लिख सकते हैं और ये इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से। तो ये कांच है, कांच इस तरह से टकरा रही है और यहाँ वायु है, ये क्रांतिक कोण बन रहा है। ये R बराबर 90 डिग्री की स्थिति में इस तरह से होता है क्रांतिक कोण। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, सूर्य ग्रहण क्या है, यह कैसे होता है। यह क्वेश्चन भी डीएलएड 2017 के सेकंड टाइम के एग्जाम में पूछा गया मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। मतलब पृथ्वी क्या है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीध में इस प्रकार आ जाते हैं कि सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर बनती। मतलब सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य क्या हो जाता है, चंद्रमा हो जाता है और चंद्रमा की प्रछाया कहाँ बनती है, पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता है, अंधेरा हो जाता है। इस घटक को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। मतलब सूर्य ग्रहण कब होता है, अमावस्या को होता है। और इस घटक को क्या कहते हैं, इस सारे चीजों को, ये जो होती है वो सूर्य ग्रहण कहलाती है। तो इस तरह से सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी पर पड़ता है तो बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो चंद्रमा के आने पे क्या होता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है इस तरह। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनियों को सुन सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये डीएलएड 2017 में पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर होगा मानव कान एक निश्चित सीमा के बीच के सीधे आवृत्तियों की ध्वनियों को सुन सकता है। यह सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज है। 1 हर्ट्ज बराबर 1 कंपन प्रति सेकंड होता है। मतलब कि यह सीमा जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है और 1 हर्ट्ज बराबर होता है 1 कंपन प्रति सेकंड के। क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, आदर्श रक्तदाब कितना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका आंसर होगा स्वस्थ मनुष्य का दाब, जिसको ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 120/80 होता है, mmHg होता है। प्रकुंचन दाब 120 Hg तथा शिथिलन दाब 80 Hg दर्शाता है। मतलब जो 120/80 जो है तो इसमें 120 जो है वो प्रकुंचन दाब होता है, 120 Hg, तथा ये 80 जो है वो शिथिलन दाब 80 Hg दर्शाता है। रक्तदाब मापने के यंत्र को स्पाइग्नोमीटर कहते हैं। मतलब स्पाइग्नोमीटर जो है रक्तदाब, आदर्श रक्तदाब मापने का यंत्र कहलाता है। ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव के बारे में। तो ये ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव जो है आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत क्लोज है और का धरती के बढ़ते तापमान में क्या संबंध होता है स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर इस प्रकार से लिखेंगे फ्रेंड्स कि ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव, यदि तपती धूप में खड़ी कार की सभी खिड़कियां बंद कर दें तो कार के अंदर असहनीय गर्मी हो जाती है। ये फ्रेंड्स हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में देखा है इसको कि अगर कार हमारी धूप में खड़ी हो जाती है, तपती धूप में, तो अगर उसकी सारी खिड़कियां बंद कर दी जाए तो कार के अंदर जो है असहनीय गर्मी हो जाती है, क्योंकि प्रकाश खिड़कियों के शीशों से गुजरकर अंदर पहुंचता है। प्रकाशीय ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाता है और कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप गृह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं
और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। चूंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं, अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है किंतु ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु ऊष्मा को वायुमंडल से निकलने नहीं देती है। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बनाए रखती है, परंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में अधिक ऊष्मा रोक ली जाएगी जो उसका तापमान बढ़ा देगी। ऊष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में प्रमुख योगदान करने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको CO2 बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको CFC6 बोलते हैं, और मेथेन CH4 तथा ओजोन O3 प्रमुख हैं। तो ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाले में प्रमुख योगदान देने वाली कौन कौन सी गैसें हैं फ्रेंड्स? कार्बन डाइऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है, मेथेन है और ओजोन है। ये सभी गैसें जो हैं प्रमुख होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, मधुमेह, जिसको डायबिटीज भी बोलते हैं, का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर है मधुमेह क्या है। पहले आप हेडिंग डालेंगे मधुमेह क्या है, इसके विषय में सबसे पहले लिखेंगे। तो शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने एवं संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है, हाइपरग्लिसीमिया कहते हैं। एवं जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से 500 मिलीग्राम प्रति 1000 ml हो जाती है तो इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। आज विश्व में यदि सर्वे किया जाए तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है, क्योंकि मधुमेह होने का प्रमुख कारण अनियमित जीवन शैली है। मधुमेह रोग सामान्यतः बहुत लोगों में पाया जाता है। भारत में यह बहुत अधिक मिलता है। मधुमेह 2 प्रकार का होता है। पहला है मधुमेह डायबिटीज मेलिटस और दूसरा है डायबिटीज इंसिपिडस। तो ये 2 प्रकार के मधुमेह जो हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। 2 ही प्रकार के मधुमेह होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये क्वेश्चन भी डीएलएड 2017 में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे, ऐसी परिस्थिति जिनमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला बल सामान्य से अधिक होता है उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। मतलब उच्च रक्तचाप ऐसी परिस्थिति होती है जिनमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला बल सामान्य से अधिक होता है, उसे उच्च रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप बीमारी के कारण क्या है? पहला बीमारी का कारण है कि व्यस्त जीवन शैली का होना, दूसरा है आहार का खराब होना और तीसरा है तनाव का होना। तो ये 3 जो है रक्तचाप बीमारी के प्रमुख कारणों में से हैं। पहला है व्यस्त जीवन शैली का होना, दूसरा है आहार का खराब होना और तीसरा है तनाव का होना। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, उच्च रक्तचाप के लक्षण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसके आंसर में लिखेंगे उच्च रक्तचाप के लक्षण, ये हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे, पहला लक्षण है उच्च रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति के सिर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं तथा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। मतलब शुरू में व्यक्ति को कोई परेशानी का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति के जो है सर में दर्द शुरू हो जाता है, उसे चक्कर आने लगते हैं और उसके दिल की धड़कन क्या होती है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है। तो इस प्रकार से ये अनुमान लगा सकते हैं कि वो उच्च रक्तचाप की बीमारी से पीड़ित है।
और दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा लक्षण यह है कि उच्च रक्तचाप की दूसरी अवस्था में जबकि रोगी प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है, तब उल्टी होना, जी घबराना, अत्यधिक बेचैनी, पाचन संबंधी विकारों का होना शुरू हो जाता है। तो ये भी प्रमुख लक्षणों में से एक है कि दूसरी अवस्था में जो है रोगी प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है, मतलब जब इसको ये प्रॉब्लम होती है, सिर में दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगता है, दिल की धड़कन तेज हो जाती है, लेकिन रोगी को ये नहीं पता रहता है कि उससे उच्च रक्तचाप की बीमारी है, वो सीरियसली नहीं लेता है। तो उस अवस्था में अगर वो कोई दवा ना ले, इलाज ना करवाए, तो दूसरी अवस्था में क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है, तब उसे उल्टी होने लगता है, जी घबराता है, अत्यधिक बेचैनी होती है, पाचन संबंधी विकारों का होना शुरू हो जाता है, मतलब पाचन संबंधी विकार भी उसे हो जाते हैं। तो इस तरह से ये दूसरा लक्षण है उच्च रक्तचाप के अंतर्गत। जो है तीसरा लक्षण है फ्रेंड्स कि उच्च रक्तचाप की तीसरी अवस्था अर्थात भयानक अवस्था में हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, मतलब हृदय की गति जो है उसकी अवरुद्ध होने लगती है। तीसरी अवस्था होती है जो वो भयानक अवस्था उसको माना जाता है फ्रेंड्स। उस अवस्था में हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, नाक से खून आने लगता है तथा दिमाग की नली फटने से मरीज बेहोश भी हो सकता है, मतलब उसके दिमाग की नली फट जाती है जिससे वो व्यक्ति जो है बेहोश भी हो सकता है। गुर्दे खराब होने लगते, मतलब उसकी किडनी पर भी असर होता है इसका, किडनी उसकी खराब होने लगती है तथा हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो जाती है। तो उच्च रक्तचाप की जो तीसरी अवस्था है बहुत ही ज्यादा भयानक है। इसको फिर से समझ लीजिए कि हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, नाक से खून आने लगता है, दिमाग की नली फटने से मरीज बेहोश भी हो सकता है और गुर्दे खराब होने लगते हैं, हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आप उच्च रक्तचाप के लक्षणों को आप 3 प्रकार से, पहली, दूसरी और तीसरी अवस्था के अंतर्गत आप इस तरह से बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है और इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को भी वीडियो में सम्मिलित किया है। तो बहुत ही ध्यान से इसका आंसर देंगे, किस प्रकार से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। तो इसके आंसर के अंतर्गत लिखेंगे कि शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मतलब इंसुलिन की किस में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में इंसुलिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और पहला क्या लिख सकते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यकृत और पेशियों में संग्रहित करती है। मतलब ये जो है इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है कि ये कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यकृत और पेशियों में संग्रहित करती है। यकृत मतलब होता है लीवर फ्रेंड्स, लीवर और पेशियों में उसे क्या करती है, संग्रहित करने का कार्य करती है। दूसरा है फ्रेंड्स, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त करती है, मतलब ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से क्या करती है, तो इंसुलिन ऊर्जा को विमुक्त करने का कार्य करती है। और तीसरा है फ्रेंड्स, रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है, मतलब इंसुलिन का प्रमुख कार्य क्या है, रुधिर में यानी रक्त में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा को बनाए रखना भी इंसुलिन का प्रमुख कार्य है। नंबर 4 है फ्रेंड्स, वसा उत्तकों में वसा संश्लेषण अर्थात लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करती है, मतलब वसा उत्तकों में वसा संश्लेषण अर्थात जो है लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करने का भी कार्य इंसुलिन का है। तो इस प्रकार से आप इंसुलिन के कार्यों के विषय में आप इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी आप लिख सकते हैं कि यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यकृत और पेशियों में संग्रहित करती है। ग्लाइकोजन में बदल के उसको यकृत यानी लीवर में और पेशियों में क्या करती है, उसको संग्रहित करती है। दूसरा लिख सकते हैं कि ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त करती है। ग्लूकोज में ऑक्सीकरण से क्या करती है, ऊर्जा को वो विमुक्त करने का कार्य इंसुलिन करती है।
और तीसरा लिख सकते हैं कि रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा को बनाए रखती है। और चौथा टिप्पणी आप लिख सकते हैं, चौथा कार्य है इंसुलिन का कि वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण अर्थात लाइपोजेनेसिस को प्रभावित करती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स टॉप 5 बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इसे आप इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स। ये पांचों प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही निकट हैं, तो मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो बनाया है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत। और आप जानते हैं कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है ज्यादा मार्क्स के आते हैं, थोड़े लेंदी होते हैं, तो इसलिए उसके अंतर्गत आप इस तरह से आंसर, आप सटीक आंसर आप लिख सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस के, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो होप आप लोग को मेरा वीडियो बहुत पसंद आएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है। तो आप लोग को अगर अच्छा लग रहा है तो आप लोग अपने मित्रों को भी शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सके। जो लोग नहीं जानते हैं इस चैनल को, वो भी चैनल को जान जाए। तो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि एग्जाम में किसी को दिक्कत ना हो, सबका एग्जाम अच्छे से संपन्न हो जाए और किसी का भी बैक ना लगने पाए किसी भी सब्जेक्ट में फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।